नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज आपको जैसे पता है, अभी थोड़ी देर पहले 27 सितंबर और 2025 क्या था, आज एक फेमस एग्ज़ाम था UTT। तो UTT 1 और UTT 2। तो मैं आपके लिए UTT 2 की आंसर की लेके आया हूँ, उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आपको 4:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम था। तो मैंने प्रयास किया है कि जल्दी से जल्दी आपको बेस्ट और करेक्ट आंसर की प्रोवाइड करवा दूं। तो स्टार्ट करते हैं आज के आंसर की। देखो, पहला है, ये सेट ए है, ध्यान देना ना, डाउट मत करना आप लोग। सेट ए की आंसर की है ये, सेट ए जिनके पास है। लेकिन बाकी सेट में भी क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है क्वेश्चनों का, अदरवाइज़ क्वेश्चन सेम ही होते हैं। ठीक है ना, आप अपने क्वेश्चन के साथ मैच कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट कर दें। देखो, किस सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी के प्रत्येक सही उत्तर के लिए शिक्षक द्वारा पुनर्वलन का मतलब आप जानते हो ना, रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ टीचर शुड प्रोवाइड द रीइंफोर्समेंट ऑन एवरी करेक्ट आंसर टू द स्टूडेंट। यानी हर करेक्ट आंसर के लिए क्या देना चाहिए, उसको फीडबैक देना चाहिए। तो कौन सा ये सिद्धांत है? तो देखो, ये है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत या थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑपरेंट कंडीशन बोलते हैं। सक्रिय अनुबंध सिद्धांत क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशंस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, दोनों लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। द स्टेज व्हेन द चाइल्ड बीइंग टू अ थिंक लॉजिकली अबाउट द ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट इज। तो कौन सी होती है वो? ये बताया था आपको क्या होती है वो, जो स्टेज बताई थी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये जो आपका सेकंड का आंसर है, इसका सेकंड का जो आंसर होगा वो होगा ये, जब आप फॉर्मल स्टेज में आ जाते हो। द चाइल्ड विंग टू थिंक द लॉजिकली अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड इवेंट। तो ये आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्या होता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो सेकंड का आपका आंसर है डी। ठीक है, सेकंड का सही आंसर क्या है? डी। थर्ड पे आ जाइए। कौन सी स्थिति समावेशी कक्षा में उपयुक्त प्रबंध को दर्शाती है? विच सिचुएशन शोज द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम। तो इंक्लूसिव मतलब समावेशी क्लासरूम। तो देखो, उसमें सब विद्यार्थियों को, मतलब हर विद्यार्थी की जो वैल्यू है उसको दिया जाता है, उसको वैल्यू दी जाती है। क्योंकि अब जो स्कूलों में है, पहले अलग अलग कैटेगराइज करके, अब ऐसा नहीं है। अब समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का ज़माना है। तो वहाँ पर क्या होता है, हर लर्नर के लिए, ऑल लर्नर सीटेड टू अटेंड टीचिंग लीडरिंग इन कंफर्टेबल वे। ठीक है ना, सबके सब सभी विद्यार्थियों को इस तरह बिठाया जाता है कि वो आरामदायक स्थिति में शिक्षण अधिगम में भाग ले सकें। श्रवण बाधित विद्यार्थियों को बीच की पंक्ति में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को कहीं ऐसा नहीं है कि ये गलत है। मानसिक रूप से मंद बालकों को अलग नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही है कि सबको साथ लेके चलना। सो द करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन है, एक बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है? 105 है। तो अगर 105 है बालक की बुद्धि लब्धि, तो वो बालक कैसा होगा? तो सबको पता है, जिसकी 105 है तो वो श्रेष्ठ बुद्धि है। क्या है? सॉरी, सामान्य बुद्धि। इसका फोर्थ का क्या होगा? बी होगा आंसर, फोर्थ का बी। सामान्य बुद्धि होता है अगर 105 है आपकी। एवरेज इंटेलिजेंस है ये। इफ़ IQ, द इंटेलिजेंस क्वेश्चन का मतलब है IQ ऑफ अ चाइल्ड इज़ 105, दिस इज़ एवरेज इंटेलिजेंस, फोर्थ का बी। देन फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्या कह रहा है? कक्षा में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? टू प्रमोट द जेंडर इक्वालिटी इन द क्लासरूम अ टीचर शुड। तो क्या करना चाहिए जेंडर इक्वालिटी के लिए? ठीक है, ट्रीट ऑल गर्ल्स आर इक्वली, ट्रीट ऑल बॉयज़ आर इक्वली, ट्रीट गर्ल्स एज सेम एज बॉयज़। सबको बराबर ही महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, लड़कियों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा लड़कों के साथ, है ना। ऐसा मत करो कि लड़कियों के लिए अलग कर दो या लड़कों के लिए अलग कर दो, उससे जेंडर बायसनेस शो होती है। तो आप क्या करेंगे? आप लड़के और लड़कियों में भेद नहीं करेंगे, सभी लड़कियों के साथ समान व्यवहार। हाँ, ये भी ठीक है, सभी लड़कियों के साथ ट्रीट ऑल बॉयज़, ट्रीट ऑल गर्ल्स आर इक्वली, सभी लड़कों के साथ समान व्यवहार, बिल्कुल ये भी सही है। और लड़कियों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे लड़कों के साथ, ये भी ठीक है। तो लग इसमें क्या है? फिफ्थ का
डी ठीक लग रहा है, डी, क्योंकि ये सभी आ जाएगा इसमें। क्या आ जाएगा? फिफ्थ का डी सही आ जाएगा। ऑल ऑफ दी अबव है ना, ऑल ऑफ। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा आधारित है। समावेशी शिक्षा आधारित है तो किस पर है समावेशी? इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ जीरो रिजेक्शन। बिल्कुल सही है, राइट है ना। किसी को रिजेक्शन नहीं है। जीरो रिजेक्शन का मतलब है रिजेक्ट किसी को नहीं करोगे आप। ऐसा नहीं कि आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे किसके बेसिस पर, उसके कि वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, या उसके अंदर कोई अक्षमता है, या वो उसका इंटेलिजेंस क्वोशेंट कम है, या वो कम समझता है, या किसी तरीके से आप, यानी जीरो रिजेक्शन की पॉलिसी है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? दैट इज़ ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। कहीं पर अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं उसको क्रॉस चेक करके दोबारा बता दूंगा आपको। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये होना चाहिए, तो मैं एक बार उसको दोबारा से चेक कर लूँगा। क्लियर है ना। 7वां क्वेश्चन है, एक नई पाठ्य वस्तु को कक्षा में प्रस्तावित करते समय शिक्षक को किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना चाहिए? अब देखो आप क्या कर रहे हो, विच मैक्सिमम ऑफ अ टीचिंग अ टीचर शुड फॉलो टू इंट्रोड्यूस द न्यू कंटेंट इन द क्लासरूम। जब आप क्लासरूम में जाते हैं और आपको नया कंटेंट शुरू करना है तो आपको क्या करना चाहिए? बड़ा सिंपल सा इसका आंसर होता है, ठीक है ना। क्या होता है आंसर? देखो हमेशा याद रखो, जो बच्चे को पता है पहले से ना कोई चीज़ें, जैसे नॉलेज, जैसे आप लोग क्लास में मैथ्स पढ़ा रहे हो, तो मतलब आप मैथ्स पढ़ा रहे हो तो पहले प्रयास ये करिए कि जो वो जानता है, यानी जो जानता है उससे उसको अननोन की ओर ले जाइए। यानी जो उसका नॉलेज है, तो हमेशा याद रखना चाहिए कि नॉलेज से, जो उसको नॉलेज है उससे अननोन की ओर ले जाना चाहिए। यानी आप जो जानकारी उसको पहले से है, उसके इन्वायरमेंट से, उसके करिकुलम से, या जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका है, ऑन द बेसिस ऑफ, यानी क्या आएगा इसका आंसर? ज्ञात से नोन टू अननोन, यानी जो उसको ज्ञात है उससे अज्ञात की ओर, है ना। बहुत सिंपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट ऑफ द बॉक्स चिंतन संबंधित है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। माउंट ऑफ द बॉक्स, तो माउंट ऑफ द बॉक्स किससे संबंधित है? ये है डाइवर्जेंट थिंकिंग से। आउट ऑफ द बॉक्स, सॉरी, वो आउट ऑफ द बॉक्स, माउंट नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स संबंधित है। थिंकिंग इज रिलेटेड विथ, क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से है। तो 8th का क्या हो जाएगा आपका? 8th का सी हो जाएगा बॉस, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन देखो, पियाजे द्वारा प्रतिपादित औपचारिक संक्रिया में अवस्था में बालक की किस योग्यता का भी, देखो ये ऊपर भी आ रखा है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो सेम क्वेश्चन है ये, देखो ये पहला आया था ना, एक कौन सा आया था? ऑपरेशनल स्टेज, पियाजे का ही तो आया था वो, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो वही क्वेश्चन देखो दोबारा पूछ लिया एक तरीके से ना। तो जिसने पियाजे को अच्छे से पढ़ा होगा तो उसके लिए ये दोनों क्वेश्चन बड़े आसान से हो गए। पियाजे द्वारा प्रतिपादित औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में बालक की किस योग्यता का विकास होता है? तो देखो खुद ही लिखा है उसने, औपचारिक यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो किसका होता है? ठीक है, किसका होता है? समस्या समाधान। क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। यानी जब आप फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पहुंच जाते हो, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का मतलब है आप किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने के, क्योंकि अब आपका चिंतन का लेवल वो बढ़ चुका है, तो आप फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। तो बेसिकली ये क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कौन सा धनात्मक पाठ्यक्रम अनुशासित है? ठीक है। विच पॉजिटिव करिकुलम इज रिकमेंडेड फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन? विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, देखो जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं, इम्पेयर्ड का मतलब है जो कैसे हैं? दृष्टिबाधित है, जिनको दिखता कम है या देखने में, तो उनके लिए कौन सी पद्धति, तो सबको पता होना चाहिए उनके लिए कौन सी पद्धति से हम लोग पढ़ाते हैं। दैनिक जीवन संबंधी कौशल, डेली लिविंग स्किल, है ना, डेली लिविंग स्किल, ये सही है। हाँ ये भी सही है। संवेदी प्रशिक्षण, सेंसरी ट्रेनिंग, ये भी होती है उनकी। ब्रेल तो उनके लिए मेन होता है, ब्रेल सिस्टम मेन होता है। लेकिन आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। ये जानबूझ के दिया कि अधिकतर बच्चे ब्रेल पे टिक करेंगे, अधिकतर बच्चे मेरे हिसाब से ब्रेल पे टिक करेंगे, बट आई थिंक इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, ऑल ऑफ द उपरोक्त सभी होना चाहिए, ठीक है। यानी 10th का डी। 11th देखो, 11th क्वेश्चन है आपके पास, वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होती? जो वंचित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप? ठीक है, डिसएडवांटेज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनकी कौन सी विशेषता नहीं होती? तो निम्न स्तर का आत्मसम्मान, सामाजिक दक्षता, व्यावहारिक समस्या, भाषा संबंधी समस्या। तो आपको ये बताना है कि कौन सी प्रॉब्लम नहीं है उनकी। तो देखो उनके साथ ये होती है कि सोशल कॉम्पिटेंसी नहीं होती आंटी,
ये तो होता है ना, कौन सी विशेषता? अरे भाई जो पहले से वंचित वर्ग का बच्चा है तो निम्न स्तर का आत्मसम्मान होगा, उसका लोअर सेल्फ स्टीम होगा, व्यवहारिक समस्या भी होगी बच्चे के साथ, भाषा संबंधी समस्या भी होगी, लेकिन सामाजिक दक्षता सोशल कॉम्पिटेंसी नहीं होगी। तो उसने नहीं है पूछा है, यहाँ पर ध्यान देना। तो इसका आंसर होगा बी। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि गणितीय योग्यता विद्यार्थी को विज्ञान संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने में सहायता करती है तो यह क्या कहलाता है? इफ स्किल ऑफ मैथमेटिक्स हेल्प टू स्टूडेंट इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल इन साइंस दिस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड। क्या कहेंगे साहब इसको? ठीक है, इसको कहेंगे, देखो हाँ, तो 12 का क्या हो जाएगा हमारा? 12 का हो जाएगा, इसको कहते हैं पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पॉजिटिव ट्रांसफ़र। देखो अगला, और अगर एक पढ़ा रहे हो और आपसे दूसरे को नुकसान हो रहा है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, वो सब पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, बट अभी आपको बता रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज़ पॉजिटिव ट्रांसफ़र। वैसे भी सीधी सी बात है, पॉजिटिव ही बात है कि एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो दूसरे में फ़ायदा हो रहा है। 13 क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चा संगीत नहीं सीख सकता, ये कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एवरी चाइल्ड कैन नॉट लर्न म्यूज़िक। तो ये कहा था किसी ने, कि किसने कहा था ऐसा कि हर चिल्ड्रन जो है, ये सिद्धांत है, यानी मतलब कि कौन सा सिद्धांत इस चीज़ को फॉलो करता है कि प्रत्येक बच्चा संगीत नहीं सीखता? तो देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, हर बच्चों में डिफरेंस अलग अलग होता है। कोई किसी खेल में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई मैथ्स में अच्छा होता है, किसी का सोशल स्टडी वाला आईक्यू अच्छा होता है, किसी का हिंदी वाला। तो आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, सबके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। तो ये शायद दिस इज़ द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 14 इज़, यदि एक शिक्षक कक्षा में हमेशा लड़कों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर ही टिप्पणी प्रदान करता है तो ये बढ़ावा देता है। देखो अभी ऊपर ऐसा क्वेश्चन सेम आ रखा था जेंडर बायसनेस पर ऊपर, तो सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। इफ़ अ टीचर इज़ ऑलवेज गिव, पेपर आसान है ये कंपैरेटिव टू मैं जो पिछले सालों के पेपर हैं उसके कंपैरेटिव में आसान लग रहा है। इफ़ अ टीचर ऑलवेज गिव अ कमेंट टू द रेस्पॉन्स ऑफ द बॉयज़ इन द क्लासरूम, तो भैया सीधी सी बात है, उस हमेशा लड़कों का ही देख रहा है, तो उसके अंदर जेंडर बायसनेस है। क्या है? जेंडर बायसनेस कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? लैंगिक पक्षपात, यानी वो जेंडर वाइज क्या है? बायस्ड है वो ना, क्योंकि जेंडर वाइज का मतलब है भाई ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही को करो आप, लड़के लड़कियों सबको बराबर मौका दो, तो उसको करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सही है मेरा आंसर? 15 कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं से जूझने हेतु एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, क्या करेगा वो कि शिक्षक को विशिष्ट विद्यार्थियों को नहीं अपनाना चाहिए, केवल ज्ञानात्मक अधिगम पर ध्यान देना है, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत क्षमताओं की जानकारी होनी चाहिए, हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल की पोटेंशियल, हर बच्चे का पोटेंशियल जिस मास्टर को पता होता है या जिस टीचर को पता होता है उसकी क्लास बड़ी स्मूथली चलती है कि ये बच्चा क्या चाहता है, ये बच्चा क्या चाहता है। कई तेज़ बच्चे होते हैं, कई का आईक्यू थोड़ा सा वैसा होता है, कई ऐसे भी हैं जिनको कई सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझानी पड़ती है। तो आपको हर एक बच्चे का इंडिविजुअली पोटेंशियल अगर आपको पता है तो आपकी क्लास जो है ज़्यादा स्मूथ होती है, और आप जो व्यक्तिगत भिन्नता वाला जो गुण होता है बच्चों का, उससे जूझने में आपको ज़्यादा सफलता मिलती है। नेक्स्ट है 16 सतत और व्यापक है, CCE कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवाल्युएशन। ये बहुत फेमस इवाल्युएशन है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यार्थियों को किस क्षमता का सतत रूप से मूल्यांकन किया जाता है? तो सब चीज़ ज़्यादा है, नॉलेज है, इंटेंट है, वैल्यूज़ है, ऑल ऑफ द अबव आएगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप CCE का मतलब ही है कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवाल्युएशन, यानी जो लगातार चलता है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जिसके सारे आस्पेक्ट कवर करता है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है जिसमें हर आस्पेक्ट, यानी केवल एकेडमिक एबिलिटी नहीं, नॉन एकेडमिक, स्पोर्ट्स, सारा चीज़ें कवर होती है। तो कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवाल्युएशन, तो आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सीखने से संबंधित गतिविधियों का स्वरूप निर्धारित करने हेतु शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। बताओ किसकी होनी चाहिए? सीखने से संबंधित जब आपको वो चाहिए, सीखने से संबंधित गतिविधियों का स्वरूप निर्धारित करने के लिए शिक्षक को जानकारी, बच्चों के सीखने के तरीके का पता होना ही चाहिए, बच्चे के पूर्व ज्ञान का भी होना चाहिए, बच्चों के परिवेश का कि किस इन्वायरमेंट से वो आते हैं, उनका प्रायर नॉलेज क्या है और लर्निंग पैटर्न क्या है। अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो आप एक अच्छा लेसन प्लान बनाओगे। सो आपका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। क्या होना चाहिए? 17 का डी। नेक्स्ट देखो फटाफट,
निम्न में से कौन सी विशेषता किशोर के सामाजिक विकास को इंगित करती है? किशोर मतलब एडोलसेंस की बात हो रही है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सी विशेषता किशोर के सामाजिक विकास को। किशोर धार्मिक विचारों से प्रभावित होता है, किशोर अपने साथियों के समूह को प्रभावित होता है, किशोर सही व गलत के विषय में सजग नहीं रहता। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा किशोर जो है अपने साथियों के समूह से प्रभावित होता है। सबसे बड़ी बात है जो किशोर अवस्था होती है, एडोलसेंस होता है, उसमें सबसे ज़्यादा अपने पीर ग्रुप से इन्फ्लुएंस होता है आदमी का ना। तो इसीलिए एडोलसेंस को काफ़ी खतरनाक अवस्था भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो 18 का क्या होगा? बी होगा। धार्मिक विचार ऐसा कुछ नहीं है, सही व गलत विषय में सजग नहीं रहता, नहीं ऐसा भी नहीं है। ठीक है, 18 का भी। अब 19 पे आओ। शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा होता है? स्मृति, बोध, चिंतन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो सबसे बढ़िया स्तर है चिंतन का स्तर। जब आप रिफ्लेक्टिव लेवल आपका हो जाए, चिंतन करने की योग्यता आपके अंदर, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो पियाजे ने बताई थी, तो यही होती है वो चिंतन स्तर। आपका अपना एक मेंटल लेवल हो जाता है। तो दिस इज़ द बेस्ट, क्या कह सकते हो, सबसे महत्वपूर्ण स्तर है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। एक बच्चा विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करने हेतु स्वयं से अध्ययन करता है। यह उदाहरण है, ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये इंट्रिस्टिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरण का, मतलब खुद ही ढूंढ रहा है, बाह्य नहीं है, उसको अपने अंदर से उसका मोटिवेशन आया, तो आंतरिक अभिप्रेरण। 20 का ये हो जाएगा। 21 का देखो, 21 का भावनात्मक अस्थिरता किस अवस्था की विशेषता है? तो सारी की सारी याद रखना, एडोलसेंस में बहुत ज़्यादा भावनात्मक अस्थिरता होती है। शैशव में कुछ नहीं होती, बाल्य में कुछ नहीं होती, प्रौढ़ावस्था में तो आपको पता ही है कि आदमी बहुत स्टेबल हो जाता है। इन्फेंसी में इतना आपका ध्यान ही नहीं रहता कि आप स्टेबल हो कि नहीं हो। चाइल्डहुड में थोड़ा बहुत होता है, बट द बेस्ट आंसर इज़ जो आप इमोशनली इनस्टेबिलिटी आती है आप लोगों की, वो किस अवस्था में आती है? हम लोगों की सबकी किशोर अवस्था या एडोलसेंस में आती है। 21 22 देखो, योगात्मक आकलन का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 22 है, योगात्मक आकलन का उद्देश्य है। तो योगात्मक जो आकलन है उसका क्या उद्देश्य होता है? अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, है ना। द पर्पस ऑफ समेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम, लर्निंग, सीखने का आकलन जिसको बोलते हैं आप। 23 है, रचनात्मक आकलन का प्रयोग किया जाता है। कंस्ट्रक्टिव, फॉर्मेटिव या कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट इज यूज टू, किसके लिए होता है? 23 तो ये किसके लिए होता है? देखो, अनुदेशात्मक प्रक्रिया केवल विद्यार्थियों को प्रगति जानने, तो केवल शिक्षकों की नहीं, के दौरान शिक्षकों और विद्यार्थियों की प्रगति। देखो फॉर्मेटिव में दोनों आएंगे, अनु प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों व विद्यार्थियों की प्रगति। तो सी आएगा इसका, किसका? 23 का सी। 24 का, एक बच्चा लिखने में कठिनाई महसूस करता है, उसकी अक्षमता कहलाती है। देखो लिखना, पता है ना आपको, डिसलेक्सिया होता है, डिसकैलकुलिया, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, डिसलेक्सिया, डिसफेजिया और डिसग्रेफिया। तो जो आपके अंदर लिखने वाली, एक बच्चा लिखने में, तो वो डिसग्रेफिया होता है। क्या होता है? डिसग्रेफिया। 24 का सी हो जाएगा। फिर आ जाइए आप 25 पर। तो देखो 25 जो है, अभी आपका चाइल्ड पेडागोजी ख़त्म होने वाला है। सारा बताएंगे, चाहे वो सोशल स्टडी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, तो पूरी आंसर की बताऊंगा। मैथ्स की भी आंसर की बताऊंगा, क्योंकि मैथ्स तो मेरा मेन सब्जेक्ट है, तो आपको मैथ्स की भी आंसर की बताएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारा चैनल आपको पता ही है, इसमें सारे क्वेश्चंस किसके हैं? मैथ्स के ही पढ़ाए जाते हैं। तो मैथ्स के आंसर की भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे कठिन सेक्शन इसमें क्या होता है? मैथ्स और साइंस ही होता है, लोगों को लगता है। तो उसकी भी आंसर की डिस्कस कर लेंगे ना। देखो नेक्स्ट है 25। सीधा आंसर बताइए, थोड़ा बहुत इलोबरेट भी करें। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्यों? क्योंकि भैया सीधी सी बात है, अगर मातृभाषा में शिक्षा दोगे तो आत्मविश्वास का तो होता ही है, अधिगम को सरल बनाएगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चे को सीखने में सहायता करेगा, नेचुरल हो रहेगा ना उसके लिए, इन्वायरमेंट आर्टिफिशियल नहीं बनेगा, नेचुरल है। क्योंकि घर में भी वैसा ही इन्वायरमेंट है और अब स्कूल में आया तो वैसे ही इन्वायरमेंट मिल रहा है। तो आई थिंक इसका आंसर डी होना चाहिए। 25 का क्या होना चाहिए? डी। अब 26 जो है, देखो लैंगिक भूमिकाएं होती है, जेंडर रूल्स आर, क्या होती है? ये होती हैं सीखा हुआ व्यवहार, लर्न बिहेवियर, यही होता है इसका आंसर। सीखा हुआ व्यवहार है ना, फटाफट करते हैं तो टाइम लग रहा है ज़्यादा डिस्कस करने में। 27 है, बहुत बड़ा पेपर है ना, 150 से ज़्यादा क्वेश्चन, 150 है शायद। निम्न में कौन सा संवेग नकारात्मक संवेग की श्रेणी में नहीं है, जो नेगेटिव नहीं है? भय, घृणा, क्रोध। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, बताओ कौन नहीं है भाई? प्रेम कहाँ से नकारात्मक हो गया? लव तो हमेशा क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है ना।
अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा? द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रपोज बाय किसने करी थी ये? विक्टर ब्रूम ने। किसने? विक्टर ब्रूम ने। 27 का 28 का सी आएगा, विक्टर ब्रूम। ठीक है। 29 देखो, एक व्यक्ति संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान है यदि तो क्या होगा? वह दूसरों के विभिन्न संवेगों का प्रतिक्षण कर सकता है, वह स्वयं के संवेगों भावनाओं को समझता है, संवेगों को अपने विचारों से समन्वित मतलब बैलेंस कर सकता है। तो ठीक है, ये सब सही है। तो मेरे हिसाब से डी होना चाहिए इसका आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है चाइल्ड पेडागोजी का। किस कौशल की प्राप्ति को त्रुटि व अभ्यास के संदर्भ में देखा जा सकता है? साइकिल चलाना, टाइप करना, तैराकी। केवल फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसका आंसर आएगा, देखो तीनों ही हैं, साइकिल चलाना, टाइप, तैराकी। ये सब क्या आएंगे? त्रुटि और अभ्यास। कभी कभी त्रुटि होती है, तब आप अभ्यास करते हो तो आप ज़्यादा परफेक्शन आता है, तो इसमें डी आएगा साहब। तो ये हो गया आपका चाइल्ड पेडागोजी। नेक्स्ट सेक्शन है भाषा प्रथम हिंदी। अब फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी साहब है, स्टार्ट कर। अब लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी की बात कर लेते हैं। देखिए ठीक है, थोड़ा सा आप क्रॉस चेक कर लेना, किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बताना। निम्नलिखित में से 31 तो देखो 31 का क्या है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। प्रतिकूल, कोना, भाषण और आकर्षण। तो 31 का क्या है? कोना। ये तद्भव शब्द है ना। फिर है 32, शब्दालंकार नहीं है, वक्रोक्ति। ये अर्थालंकार है। ये क्या है? दिस इज अर्थालंकार है ना। फिर 33 का जो है, जिन व्यंजनकों के उच्चारण में जीभ की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है तो उनको क्या कहते हैं? दंत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत्य। 33 का आपका डी हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा? डी। और बिन पद चले, सुने बिनु काना, कर बिनु करम, करे विधि नाना। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है साहब? तो 34 का ए है, विभावना है ना। मैं सीधा आंसर की बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो फिर आ जाओ आप 35 पे। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें क्या है? बालकों के हाथों की गतिविधियाँ करनी पड़ती है, जिसका कथन है। तो ये किसने कहा था? 35 का। तो 35 का है साहब मॉन्टेसरी का है ना। 36 है, उसने खा लिया होगा। वाक्य किस काल का है? खा लिया होगा, गा आगेगी, खा लिया होगा। तो 36 क्या है? 36 जो है आपका ए है, संदिग्ध भूतकाल है ना। 37 देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 अनुशंसा पर बुनियादी स्तर हेतु बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? तो 37 का आपका क्या हो जाएगा? बी। 37 का हो जाएगा साहब बी। 38 का देखो, निम्नलिखित में अर्धस्वर कौन सा है? 38 का अर्धस्वर बी है। 39 क्या है? प्रारंभिक कक्षाओं में कविता शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? तो 39 का बी, गीत तथा अभिनय है ना। फिर 40 पे आओ, निम्नलिखित में से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? 40 का ए। 40 का ए नहीं, 40 का क्या है? थोड़ा देखते हैं इसको जरूर। तो ठीक है, इसका आंसर होगा साहब कपूत। क्योंकि कपूत क्या है? एक कैसा अंग्रेजी? ये एक विदेशी अंग्रेजी शब्द है ना। इसका संस्कृत हिंदी में कोई उपसर्ग नहीं है, तो उपसर्ग रहित माना जाएगा कपूत। तो 40 का बी हो गया। अब देखो ये क्या है? ये पैराग्राफ है। पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर हैं। तो पैराग्राफ के क्वेश्चन आंसर अगर हम देखें तो इसमें तो ज़्यादा लफड़। ठीक है, तो ये पैसेज को पढ़ के इनके आंसर देने हैं, तो मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ, देख लेना आप लोग। 41 का सी, 42 का सी, 43 का ए, 44 का बी, 45 का बी, 46 का सी, 47 का सी, 48 का डी, 49 का डी, 50 का सी, 51 सी और 52 बुद्धवार नहीं, ये तो सही लग रहा है। 51 का 2 मिनट है, इसको चेक करते हैं। 52 का सी और 53 का बी, अमृत। ठीक है, यही है 51 का सी है ना।
तो ये हो गए आपके 53। अब है 54, क्वेश्चन नंबर 54। तो देखो 54 का हो जाएगा डी, 54 का 54 का जो आंसर है वो डी है ना। अब है 55 है किसी भाषा या बोली। तो देखो 55 का जो हो जाएगा 55, तो 55 का जो है आपके पास, ठीक है, किसी भाषा की बोली को मानक भाषा बनने की प्रक्रिया सही क्रम में निम्नलिखित में कौन सा होगा साहब। तो देखो पहले चयन मिलेगा उसको, फिर स्वीकृति होगी उसकी, फिर प्रचार, फिर प्रयोग। अब है 56 से 59 तक उचित उत्तर का विकल्प का चयन कीजिए, है ना। क्या कह रहा है, युद्ध कब तक अनिवार्य है। क्या है इसमें, युद्ध को तुम निंदा करते हो मगर तब जब तलक है उठ रही चिंगारे, भिन्न स्वार्थों के कुल संघर्ष की युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। भिन्न स्वार्थों से कुल संघर्ष की युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। तो क्या कह रहा है, युद्ध कब तक अनिवार्य है। तो इसका आंसर है जब तक मनुष्य में क्या है, स्वार्थ रहेगा तब तक युद्ध होगा ही भाई। 57 का है परितप्त का अर्थ क्या है, परितप्त का अर्थ होता है दुखी। 58 है ब्याज, ब्याज का मतलब है यहाँ पर बहाना। 59 है, ये किस पर है, युद्ध और शांति। और 60 का है साहब, 60 कायिक सात्विक निम्नलिखित में किसके वेद है। कायिक और सात्विक निम्नलिखित में किसके भेद हैं, सात्विक अनुभव के, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब आ जाओ जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज क्या ली थी, इंग्लिश ली थी, ठीक है। तो अब देखो लैंग्वेज फर्स्ट जिनका इंग्लिश था उनका आंसर है कंप्लीट दी सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट पैराज वर्ड, ठीक है। मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ आपको, 31 का सी आएगा टर्न अप, 32 का आएगा, 32 का भी सी है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच है, 33 का है ए, 34 का ए, 35 का डी है साहब है, 36 का डी, 37 का बी, 38 का ए, 39 का सी, 40 का 40 का है बी, 40 का क्या है बी, ठीक हो गया। देखो 41 का क्या है डी है, 42 का क्या है, 42 का भी डी है, 43 का है बी, 44 का है सी, वर्ड इज अ मीन, ठीक है। 45 का भी है सी, द एंटोनिमस ऑफ कैओटिक ऑर्डनरली। 46 का है। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो इन विच द गिवन सेंटेंस प्रीपोजिशन हैज़ बीन मिसयूज, तो 46 का आएगा साहब डी, ऑल ऑफ द। 47 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेशन अ साइक्लिक प्रोसेस, तो 47 का आएगा सी। 48 है, 48 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो क्या आएगा 48 का आएगा ए, एट लगाना है। 49 है, इसका है इनरिच एस्ले, 49। 50 का है डी, 51 का है ए, 52 का है बी, 53 का होगा साहब, 53 क्या है, डिसलेक्सिया इज एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दैट नेगेटिव अफेक्ट द अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी इन टर्म्स ऑफ, तो आगे भी आया था डिसलेक्सिया, डिसग्रेफिया आ रखा था। तो 53 का क्या है सी, रीडिंग से संबंधित होता है, लेक्सिया। और 54 का है सी, 54 का। अब देखो इसके आंसर किसके, पहले 55 का है साहब बी, 56 का आंसर है, 56 क्या है, हाँ द पोएम इज़ अबाउट होप, ठीक है।
50 melodious woodward refer to musical environment. The bird in the poem is sightless because it has to journey through a tempestuous night. Which word in the poem means exhaustion? तो क्या है इसका आंसर होगा वी फेयरनेस। ठीक है 60 का है 60 का डी 60 का डी हो गया। ठीक है देखो 61 का क्या होगा 61 का है बी। 62 का भाषा के शिक्षक को विषय ज्ञान के अतिरिक्त संप्रेषण करना भी आना चाहिए। 63 का है सी। 64 का है एक वाक्यांश होता है कहानी मुहावरा कहावत लोकोक्ति क्या होता है मुहावरा। 65 का है बहुभाषिकता में सम्मिलित है 65 का डी है ना 65 का डी हो जाएगा। अब 66 का देखो 66 का ए। 67 का 67 का ए 67 का बी। 68 का बी। 69 का बी। 70 का डी 70 का डी है ना। अब 71। अब देखो राम काव्य और कृष्ण काव्य की प्रमुख भाषा कर्मशः। तो राम काव्य और कृष्ण काव्य की प्रमुख भाषा कर्मशः क्या थी अवधी और ब्रज भाषा में लिखे गए थे। दबे पाँव मुहावरे से अभिप्राय है। दबे पाँव का मतलब है क्या करना है चोर कदमों से। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है रंगभूमि कर्मभूमि जन्मभूमि। तो आपको बताना है जो प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। 73 का सी आ जाएगा। किसी भाषा के अच्छे ज्ञान का परिचारक है। कठिनतम शब्दों का मुहावरों का कुशल प्रयोग बेहतरीन अंग्रेजी उपयुक्त सभी। किसी भाषा के अच्छे ज्ञान का परिचायक कठिनतम शब्दों मुहावरों का कुशल प्रयोग बेहतरीन अंग्रेजी बोलना और उपयुक्त सभी। तो 74 का ये आएगा। अशुद्ध वर्तनी चुनिए 5वां 7वां 6वां 8वां। क्या आएगा 6वां। 76 देखो अब 76 पैराग्राफ है वो आप पढ़ लेना। मानव मूल्य हैं मानव सभ्यता निर्धारण मूल्यवान भाषा नामक सर्वश्रेष्ठ तत्व का नाम रक्षा के लिए प्रतिविध व्यक्ति। मेरे ख्याल से ये सभी होना चाहिए ना डी बी तथा सी दोनों बी तथा सी दोनों। 70 समाज की अस्मिता का एक निर्धारक है। मूल्य भाषा परिपेक्ष सर्वश्रेष्ठ। भाषा है कोई एक शर्त मनुष्य का एक अभिलक्षण मानव मूल्य या प्रतिबद्ध। तो क्या है भाषा। भाषा है मनुष्यत्व का एक लक्षण है। भाषा साधन है आत्मज्ञान का मूल्यों का पूर्व ज्ञान का सम्यक भेद का। तो इसका आएगा भाषा साधन है आत्मज्ञान का है या मूल्यों का है। तो क्या है आत्मज्ञान मूल्यों का ये देखना याद रहा है। इसमें मुझे तो आंसर लग रहा है मूल्यों का और आत्मज्ञान का मूल्यों का होगा शायद ना। देख लेना इसको थोड़ा डाउट सा लग रहा है। 80 भाषा है भाषा एक्चुअली मैं मैथ्स का प्रोवाइड कराऊंगा आपको अभी लास्ट तक सारी पूरी आंसर की हैं। 80 का लास्ट तक देखना आप। 80 का ए। 81 का बी। 82 का है प्राचीन काव्य लयात्मक था। 82 का है 82 का स्मरण हेतु अध्ययन हेतु मनोरंजन हेतु या गायन लयात्मक था। तो क्या आएगा 82 का मनोरंजन आना चाहिए ना। लय की उपयोगिता है 83 किसमें है समझ में स्मरण में सभी में आती है। 84 प्रकाशन का प्रसार संबंधित है। 84 प्रकाशन का प्रसार 84 का ए। 85 मौखिक परंपरा में अधिक प्रसारित होती है क्या कविता गद्य चंपू उपयुक्त सभी। क्या आएगा 85 का ए। स्पष्ट इंद्रिया ग्राह्य लिपि है। 86 का सी। हाँ स्पर्श करते हैं ना
तभी तो ये जो ब्लाइंड लोग हैं उनको यूज़ करते हैं। 87 का 88 हिंदी में अन्य विषयों को पढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है उपयुक्त सभी की। 89 याद रखें कि भाषाएं सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनती है और हमारे दैनिक व्यवहार से। एनसीएफ ने कहा था शायद ये ना, एनसीएफ 2005 ये एनईपी क्या होगा, ये एनईपी का होगा शायद। याद रखें कि भाषाएं सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनती है और हमारे दैनिक व्यवहार का। 2 मिनट में इसको कन्फर्म कर लेता हूँ मैं। ये है इसका, ओ सॉरी, एनसीएफ 2005 क्या है, एनसीएफ 2005 में कहा है। देखो, और व्याकरणिक रूप से वर्ण का अर्थ है, तो व्याकरणिक रूप से वर्ण का अर्थ है ध्वनि का लिपि संकेत। ये 90 क्वेश्चन हो गए। अब है सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश। अब फटाफट देखो इसको, वाइल इवैल्यूएटिंग पढ़ेंगे नहीं, सीधा क्वेश्चन है ना। 61 का बी, 62 का बी, 63 का ए, 64 का क्या आएगा साहब, अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर अ सपोर्ट ऑफ एन आइडिया, तो उसको क्या बोलते हैं, एडवोकेट। 64 का सी। 65 का वन हु प्ले अ गेम फॉर प्लेजर एंड नॉन प्रोफेशनली, तो क्या कहते हैं उसको। 64 का 65 क्या कहेंगे उसको, ये आएगा डी। 66 टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन, टू रीड केयरफुली, है ना। ये आजकल उसमें भी आ रखा था जो 66 का टू ग्रैप्स द हिडन मीनिंग। 67 का है, 67 का डी, द गार्ड वॉज गिवन एक्सप्लिट ऑर्डर अबाउट द होम टू एडमिट, ठीक है। 67। 68 बी क्या है, मैन प्रपोज गॉड डिस्पोजेज दीज लाइन कंटेन विच फिगर ऑफ स्पेस, ठीक है ना। 69 बी। 70 बी। 71 का बॉस डी, पैसेज है ये, पढ़ लेना। 72 का है ए, 73 का है ए, 74 का है, 74 का डी, 75 का 75 पैसेज पे यही भी 75 का बी। 76 है सी हैज़ ग्रेट अफेक्शंस, 76 तो ग्रेट अफेक्शन 4 आएगा। बी बाउट दैट सी, तो क्या आएगा 77 वुड गैट, ठीक है। 78 का आएगा साहब आपका डी। 79 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड, 79 का बी। 80 का ए। 81 द पोएम वो इज़ रिटन इन वेरी लूसिड स्टाइल, 81 का क्या हो जाएगा, 81 का डी, क्लियर स्टाइल। 82 है साहब, वाइल लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, क्या फ़ायदा होता है 82 का, द यूज़ ऑफ मदर लैंग्वेज फैसिलिटिंग लर्निंग। 83 लर्निंग अ लैंग्वेज इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस है। 84 का क्या है सी, एडवर्ब। 85 का बी। फिर है 86 का आएगा सी, द वर्ड वॉज पेनफुली डिस्टर्ब ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। 87 बी। 88 डी। 89 सी। 90 का बॉस डी। तो ये हो गया आपका लैंग्वेज निपट गया। संस्कृत का अभी नहीं बता रहे हैं, संस्कृत का भी बताना है, आप लोग कमेंट में कर देना। मैं संस्कृत का बताना है तो संस्कृत का भी बता देंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, हम संस्कृत भी बता देते हैं ना, छोड़ो तब सब सीरियल से चलता रहेगा। पर देख लेना, अगर कोई डाउट होगा या कुछ वैसा होगा तो एक बार आप लोग क्या कर लें, चेक कर लें। सी, नर्तक
नर्तकी इत्जात। स्कैन तू करेगा। 63। क्या करा तूने? ए 64। कुछ करा नहीं वैसे। सी 65। ए 66। सिक्स का क्या होगा? सिक्सटी सेवन। फिर 68। जल्दी 69। 70। इसका आंसर बी होगा, पंचपदी पद्धति है ना। 70 का 70 का ए ठीक है। 71 भाषा शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य। भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है भाव ग्रहण सृजनात्मक विकास सर्वैव। 71 भाषा शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य न शिक्षण भाव प्रकाशन क्षमता विकास, भाव ग्रहण क्षमता विकास, सृजनात्मकता विकास, भाव प्रकाशन भाव ग्रहण। तो इसका ए दिखा रहा है, ए होना चाहिए ना। 72 भाषा शिक्षण नहीं यार, डी होगा इसका सर्व, इसका डी होगा ना, सारे आएंगे। भाव प्रकाशन भी होगा, भाव ग्रहण क्षमता भी होगा, सृजनात्मक का भी विकास होगा। 71 का डी। 72 है समीचीना तालिका चिन्हतु, तो डी आएगा। अब 73 है छात्राणाम उद्देश्य आकलन शिक्षका द्वारा सर्वप्रथम क्रियता। क्या करता है वो? ब्लूप्रिंट का निर्माण करता है ना। 74 है सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल थे। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। अस्मिन् श्लोके छंद अस्ति, इस श्लोक में कौन सा छंद है? अस्मिन् श्लोके छंदा बसंत तालिका। ठीक है, फिर ये पैराग्राफ पढ़ना है, फिर आंसर देना है साहब इसका। 76 का सी। 77 सी शुका। 78 का बी। 79 बी। और फिर है 80 से 83 तक, पहले पढ़ो और फिर जवाब दो। 80 कहाँ है? तो 70 80 कहाँ है? 80 क्या है? का लेखमात्र से राजश्री, क्या है? राजश्री। फिर है 81 है काश्यप आएगा। 82 है शकुंतला। 83 का भी है काश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि है 83। फिर है 84 है श्रुतलेख। 85 86 सी। 87 का डी। 88 सी। 89 डी। और 90 का हिसाब ये सब होंगे। ठीक है, अब आ जाओ साहब गणित में जो हमारा टॉपिक है। तो गणित में सॉल्व तो नहीं करेंगे है ना, पर बता देंगे क्या होगा। इफ़ 12% कैन डू अ 3/5 पार्ट ऑफ वर्क इन 10 days, देन हाउ मेनी पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 20 days। देखो 12 लोग 3/5 काम करते हैं 10 दिन में, तो कितना काम बचा है? एक में से 3/5 माइनस कर दो, तो 2/5 बचा है। कितना बचा है? 2/5। देन हाउ मेनी पर्सन शुड एम्प्लॉयड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 20 days। अब देखो 2/5 को 20 दिन में ख़त्म करना है तुम्हें, तो इसको सॉल्व तो क्या करना है, पर इसका आंसर आएगा 4 दिन है, निकाल देना। इफ़ ए बी सी आर रियल नंबर a + b + c 0, देन a³ + b³ + c³ का मान होता है। तो ये सबको पता है कि ये थ्योरम है। a³ 10th में है कि 9th में है? a³ + b³ + c³। तो a³ अगर abc + b + c 0 है तो इसका आंसर होगा 3abc, है ना। a³ + b³ + c³ कितना होगा?
क्योंकि इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए। तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये सारा जीरो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? 3abc के। किसके बराबर हो जाएगा? 3abc के। 93 देखो क्या कह रहा है, इन व्हाट डज द लाइन x प्लस वाई 4 एक्स प्लस वाई 4 पॉइंट क्या दे रखा है, माइनस को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है? ज्ञात कीजिए कि रेखा x प्लस वाई 4 बिंदु -1 और 5 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो अच्छा क्वेश्चन। तो बस इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1:2। ठीक है। 94 है, गणित में सूत्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त विधि है, तो इंडक्टिव मेथड। 95 है, गणित में गति एवं शुद्धता की कमी के कारण होती है। क्या होगा? गणित में मौखिक कार्य बालकों को गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, ठीक है ना, वीकनेस ऑफ कैलकुलेशन, सारे ही आएंगे इसमें, सभी होंगे, ऑल ऑफ द अबव। 96 देखो, 96 क्या दे रखा है आपको? इसका आंसर होगा ए। और 97 इसका आंसर होगा साहब डी। ठीक है। 98 इसका आएगा डी, 2 अंक। यह है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर। अगर आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए होंगे तो बता देना, मैं सॉल्व करके भी दे दूंगा ना। द डिफरेंस ऑफ अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ अ 2 डिजिट फॉर्म द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो क्या होगा? ये आएगा बी। ठीक है। द डिफरेंस ऑफ अ नंबर कंसिस्टिंग 100 अ पर्सन वॉक्स एट अ स्पीड 10 km/h एंड आफ्टर ईच किलोमीटर he rests for 5 minutes, it what will be he cover the distance of 5 किलोमीटर। ये आएगा सी इसका आंसर है। 101 का ए, 102 का ए। ठीक है। 103 का हिसाब डी। ये दे रखा है, ये तो सिंपल ही है, के का मान निकालना है, तो सॉल्व करोगे आप। फिर है 105 बी, 106। मैंने फिर कहा अगर किसी क्वेश्चन में किसी को लग रहा है कि ये नहीं ये होगा तो प्लीज़ आप इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं करेक्ट करके दे दूंगा आपको ना, चेक करके करेक्ट करके दे दूंगा। मतलब अभी तो मैंने एक फटाफट सरसरी तौर पे फटाफट सॉल्व करके रखे हैं आंसर, बट अगर किसी में डाउट है, किसी को लग रहा है कि हाँ सर ये नहीं ये होना चाहिए, तो मैं बिल्कुल उसका डिस्क्राइब सॉल्यूशन करके और पूरा फैक्टफुली आपको बता दूंगा। क्योंकि अभी पूरे उसका बता रहे हैं तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि अगर कहीं पर मिस्टेक हो तो आप इन्फॉर्म कर दीजिए, वो करेक्ट कर देंगे। सी 107 ये क्या कह रहा है? ग्राफ को ध्यान पूर्वक तब प्रश्नों के उत्तर देने हैं ना। देखो इसमें क्या कह रहा हो कि एवरेज जो है 8.73 दिखा रहा है लगभग ना, तो 3 लेकिन वैल्यू 4 आ रही है, तो ये थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें। 108 का है 90, 109 का है, ये तो मैं कर रही हूँ। 109 का बी, 110 अब 110 का है। निम्नलिखित किस विधि से छात्रों का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन संभव है? सी, निरंतर मूल्यांकन। हाँ। 111 का होगा सी, 112 का 128, 113 का बी। इसका आंसर बी नहीं आएगा, ये सीधा आ जाएगा ना, 3n कॉमन ले लोगे, 3n-1 तो कितना हो जाएगा? 3-1 और ये आएगा 486, तो कितना आएगा? 3 × 2 ये आएगा 486, 3n-1 ये आएगा 243, तो ये आएगा 3n-1 कितना आ जाएगा? 3 की पावर 5, n बराबर 6 आएगा, n बराबर 6 यानी डी आएगा इसमें आंसर। ये आएगा गणित विज्ञान स्थान का संख्याओं गणनाओं का सबका ही है। ठीक है। 114 का डी आएगा। इसका ए होगा 116 का
बी होगा। 117 का, तो 117 का बी, 118 का सी, 118 का सी, 119 का, 190 का ए और 120 का आएगा साहब सी। तो ये है मैथ्स के आंसर की। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं साइंस पर। इसका सी, 121 का सी, 122 वह समूह चुनें जो किसी पर्यावास के केवल जैविक घटकों को 122 डी। 123 का ए, 124 विज्ञान की प्रकृति में निम्नलिखित सभी असहायता अनुभव साक्ष्य वस्तुता 124 का सी, 125 का सी, 126 का भी है बॉस। क्या है निम्नलिखित कौन सी शिक्षण पद्धति विज्ञान सीखने में योगदान देती? गतिविधि आधारित, पूछताछ आधारित, प्रयोग और प्रदर्शन। तो विज्ञान में आपको पता है प्रयोग और प्रदर्शन ज़्यादा होते हैं। 128 ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस न्यूनीकरण, 128 का डी। 129 है एक छात्र एक फूल का विच्छेदन करता है, तो 129 का है सी। 130 का है सी। 131 का है डी। 132 का है सी। 133 का है 133 का बी। 134 का है डी। 135 का है सी। 135 का सी। 136 का बी। 137 का डी। 137 का निम्नलिखित कौन सा दर्पण वाहनों की हेडलाइट्स में उपयोग किया जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर यूज इन द व्हीकल हेडलाइट्स? अवतल दर्पण। ठीक है। 138 का ए। 139 का 139 बी। 140 का 140 क्या है? निम्नलिखित कौन सा मलबरी रेशम का उदाहरण है? तो 140 विच ऑफ द फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ मलबरी सिल्क? डी। 141 बी। 141 बी। 142 बी। 143 बी। 144 सी। 144 का सी। 144 का सी। 145 बी। 145 का बी। 146 बी। 147 सी। 148 ए। 149 डी ध्वनि तरंग आयन निरोध प्रबलता का। 149 का डी। 150 का ए। ठीक है। शार्क। अब आ जाओ किस पे? सोशल स्टडी को भी निपटा देते हैं, फटाफट देखिए आप लोग, है ना। 91 बी। ठीक है। 92 डी। 93 का ए। 94 का बी। 94 का बी। 95 का ए। 96 का बी। 97 का डी। 98 का है बी। 99 का है ए। 100 का है 100 का डी। 44 वही है वैसे। 100 का डी। 101 का ए। 101 का ए। 101 का ए। 102 का 102 का
102 का डी, 102 का डी, 103, 103 का बी, 104 है कानून का समान संरक्षण का आशय है, सभी कानून एक समान लागू, समान परिस्थितियों सभी। तो 104 का यार 104 का आएगा साहब सी, 105 का भी है सी, 106 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव में मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, यह नागरिक का कर्तव्य हो सकता है लेकिन संविधान में मूल कर्तव्य नहीं है, ध्यान देना आप। तो 106 का आएगा, 107 का निम्नलिखित कौन सा लोक हितवादी कहलाता है? 107 लोक हितवादी सी, गोपाल हरि देशमुख। 108 का भी आएगा साहब सी, निम्नलिखित किसके द्वारा मौलिक तर्कसंगत रोक लगाई जा सकती है? तर्क संगत रोक, निम्नलिखित किसके द्वारा मौलिक अधिकारों पर तर्क संगत रोक लगाई जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय होगा इसको तो हम सुनो। हाँ वैसे संसद कानून बना सकती है, सर्वोच्च न्यायालय वैसे तो संसद बनाएगी कानून, है ना। 109 का होगा साहब धार्मिक स्वतंत्रता है, 110 का है 110 का ए, 111 का सी, 112 का डी राज्य विधान परिषद, 113 का है बी 2 माह के अंतर्गत, ठीक है। फिर है 114 का बी, 115 का सी, 116 का ए, सुनते 117 का बी, 118 का बी, 119 का सी, 120 का सी, 121 का बी रॉबर्ट मिलर। वैसे इसमें डाउट है इन दोनों में, रॉबर्ट मिलर और बेंजामिन, कुछ लोग ये बता रहे हैं कुछ ये, तो देख लेना आप लोग। 122 का बी, 123 का बी, 124 का डी, 125 का सी, 126 का बी, 126 का है बी 126 का बी, और 127 का है साहब सी, 127 का सी, 128 का है बी, 129 का ए, 130 का बी, 131 सी, 131 का सी, 132 का बी, 132 का बी, 133 का ए, 134 का है बॉस डी, 134 का डी, 135 का ए, रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी नहीं है उस लिस्ट में। 136 का बी, 137 का डी, 138 अभिज्ञान संकुतलम सबको पता होगा सी कालिदास, 139 का है त्रिशूल डी, 140 का है ए, 141 का ए, 141 का बी, 142 का डी, 143 सी रेक्स, 144 का सी, 145 का बी, 146 का डी, 147 डी, 148 सी, 149 बी और 150 बी। तो दोस्तों मेरा चैनल वैसे मैथ्स का चैनल है, इसमें सब कुछ आपको मैथ्स का ही मटेरियल मिलेगा, लेकिन कई लोगों की रिक्वेस्ट थी और कई लोग मेरे से जुड़े हुए रहते तो उन्होंने बोला था सर आंसर की अवेलेबल करवा देना, और मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब जगह मैसेज आए थे तो मैंने कहा चलो मैं सबकी बना देता हूँ।
फिर भी अगर कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट कर देना, मैं रीचेक कर लूँगा उसको, रीवेरीफाई। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करें। और मैथ्स से रिलेटेड पूरा प्राइमरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, साथ में आप लेक्चरर, एलटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, एकलव्य या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मैथ्स की, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। लेक्चरर मैथमेटिक्स का आने वाला है, केवीएस अभी एकलव्य की आ रखी है, केवीएस एनवीएस की इसी महीने आने वाली। तो आप देखना प्लेलिस्ट वाइज आप देखोगे तो सब सब्जेक्ट लेक्चरर, एलटी, सबका आपको कंटेंट मिलेगा। तो थैंक यू। और जो चैनल में नए हैं और जो मैथ्स से रिलेटेड लोग हैं और जुड़ना चाहते हैं चैनल में, और भी जैसे ऐसी चीज़ें हैं कि कौन सी पोस्ट आती है, क्या आती है, उनकी भी मैं जानकारी देता रहता हूँ। तो आप जुड़ने के लिए मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर मैंने कहा दोस्तों, कोशिश करिए कि अच्छे से आंसर की बनाई जाए, पर अगर हो जाती है, मानव है, मानवीय भूल हो सकती है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको करेक्ट करके रीवेरीफाई करके आपके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को लास्ट तक देखा। ये आपकी पूरी यूटीटी सेकंड का पूरा आंसर की है, कोई भी भाषा संस्कृत से लेके सब, सिर्फ इसमें एक उर्दू भाषा मैंने छोड़ी है, बाकी सारा पेपर मैंने कवर किया है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश नौटियाल है। किसी तरीके के कॉन्टैक्ट के लिए 9897544379 डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं दोबारा। बाय बाय, टाटा, सी यू, और सबको नमस्कार और सबको धन्यवाद।